हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं यार हमारी कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हमारा अध्याय 5 है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह से संबंधित। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो हमारा अध्याय 5 है, यहाँ से जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले जब भी आप लोग कोई भी नए चैप्टर को शुरुआत करते हो तो आप लोग एक नज़र ब्लूप्रिंट की ओर डाला करो और ये जानने का कोशिश किया करो कि ये जो हमारा अध्याय है, जो भी अध्याय रहता है ना, वहाँ से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारा अध्याय 5 है, यहाँ से आपके जो है बोर्ड एग्जाम में जो है एक एक अंक का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से यहाँ से टोटल 4 अंक का क्वेश्चन हमारे अध्याय 5 से पूछा जाता है, जो कि एकदम ईजी अध्याय है ना। पूरे साइंस का मेरे को सबसे सरल अध्याय यही लगता है ना, क्योंकि हमारा पर्यावरण से संबंधित है ना, हमारे इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है ना। इन चीज़ों से, यानी कि इसमें जितने भी घटित घटना रहते हैं ना, जैसे कि तालाब वगैरह है ना, तालाब में जैसे कि उससे रिलेटेड खाद्य श्रृंखला वगैरह है ना, खेत हैं, ठीक है, और जैसे कि शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, ये सब के बारे में आप लोग परिचित रहते हो ना, तो ये जो चैप्टर है आप लोग को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी गया होगा। ठीक है, और काफ़ी ईजी चैप्टर है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 4 अंक देखने को मिल सकता है, यानी मिलेगा ही, 100% मिलेगा, जिसमें एक एक अंक का जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 2 अंक का 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा में भी कुछ इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जिसमें से एक एक अंक का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और 2 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 अंक के क्वेश्चन किस प्रकार से रहते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ देखो, ये जो हमारा अध्याय है ना, ये इसमें से देखो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। एक एक अंक का 2 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको जो है खाली स्थान में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर आपको जो है 2 क्वेश्चंस बना के देंगे ना, तो आपको खाली स्थान में है ना, एक क्वेश्चन को या फिर सही जोड़ी में ऐसे करके दोनों क्वेश्चंस को कहीं भी डाल सकता है। ठीक है, और 2 अंक का जो क्वेश्चंस रहता है काफ़ी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, इसको 2 लाइन में इसको खत्म कर देना रहता है। और चीज़ों को यदि आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग खुद से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग जानेंगे, ठीक है, देखेंगे हम लोग कि यहाँ से किस प्रकार से 2 अंक टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो यार, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हम लोग क्या करेंगे आज की इस क्लास में। सबसे पहले हम लोग एक एक नंबर का प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। एक एक अंक में मैं आपके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ ना। यहाँ से आपके जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ आपको एक अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसे यदि आप लोग समझ लेते हो ना, तो इस चैप्टर से संबंधित चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस रहे, चाहे खाली स्थान में पूछे, चाहे सही जोड़ी में पूछा जाए, है ना, आप लोगों से 100% बन जाएगा। ठीक है, बस एक ही चीज़ को ध्यान रखना है, मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा ध्यान से सुनना, समझते हुए चलना। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, जिसे पूरा बुक के अंदर से निचोड़ के लिया गया है ना, जिसे पूछा जाता है जिस प्रकार से, है ना, क्योंकि जो है चैप्टर से एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाना है ना, तो पूरे चैप्टर से कहीं से भी उठा के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। तो वही सब क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सम्मिलित किया हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको जो है 2 अंक टाइप का जो क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, 2 अंक टाइप के जो क्वेश्चंस है, 5-6 ही क्वेश्चंस है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी जो 6 क्वेश्चंस है, इसका मैं आपको आंसर्स भी इधर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना यार। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक से आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग जो है हमारे प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। हमारे जो सही विकल्प है, इसके थ्रू हम लोग एक एक बार थोड़ा सा यहाँ से आपका जो पूरा अध्याय है ना, वहाँ का एक बार हल्का सा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर टॉपिक से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और सभी लोग जो है इसका आंसर्स आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो ध्यान से सुन लेना, और यदि पता है तो अपने आप को शाबाशी देना। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं यार। यहाँ पर हमारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर पूछा है यार कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। चलो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूँ ना। ये जो हमारा अध्याय 5 है, हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, यानी कि जो इकोसिस्टम जो है वह क्या होता है। देखो, इसका मैं आप लोग को एक सिंपल सा डेफिनेशन बताया था यार। ठीक है, कि जो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, तो इसका परिभाषा है कि पारिस्थितिक तंत्र वह व्यवस्था होती है, वह सिस्टम होती है जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में क्या करते हैं, आपस में स्वनियंत्रित प्रणाली, यानी कि सेल्फ रेगुलेट सिस्टम बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ रेगुलेट सिस्टम यानी कि स्वनियंत्रित प्रणाली से तात्पर्य है कि खुद से, स्वयं से जो चलने वाला जो तंत्र है, जैसे कि जंगल है ना, जंगल का जो इकोसिस्टम है वो एकदम नेचर रूप से चलता है, खुद से चलते हैं ना। वहाँ के जो पौधे हैं, जीव जंतु, सब आपस में क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति जाते हैं कि उन लोगों को बोलने के लिए कि भाई शेर तू हिरन को चल खा, ऐसे करके नहीं बोलते ना। ठीक, बहुत बढ़िया। ये क्या है, स्वनियंत्रित प्रणाली है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। यहाँ पास मैंने 2 चीज़ों का प्रयोग किया, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। ठीक है, तो जैविक घटक होते क्या है कि जैविक घटक के अंदर जितने भी जीवित जीव रहते हैं, जीवित जीव से तात्पर्य है
उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक। उत्पादक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो जितने भी पौधे हैं वो सब उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत जितने भी हम लोग जीव हैं वो सब उपभोक्ता में कहलाते हैं, ठीक है। और विघटक यानी कि जो जीवाणु वगैरह रहते नहीं है उसको बोलते हैं विघटक, ठीक। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन था। अभी इसको हम लोग देखेंगे, इसका जो क्वेश्चन है परिस्थिति तंत्र क्या है करके यहाँ पर 2 अंक में पूछा जाता है। अभी हम लोग इसको, इसके डेफिनेशन को और अच्छे से देखेंगे और वहाँ पर और आपको अच्छे से और उधर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि परिस्थिति तंत्र क्या है, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पर थोड़ा सा जानो, यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि परिस्थिति तंत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। देखो सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा परिस्थिति तंत्र शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो है एक वैज्ञानिक यार A.G. टांसले इन्होंने किया था। जो परिस्थिति तंत्र शब्द है ना, इकोसिस्टम, इसका प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था यदि पूछा जाता है तो ये किया था, आपको बता दूं, 1935 में किया था, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है यार। उम्मीद करूँगा यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपसे बना भी होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यार। यहाँ पर पूछा है कि परिस्थिति तंत्र किन चीज़ों से बनता है। तो यहाँ पास ऑप्शन है केवल जैविक घटकों से, केवल अजैविक घटकों से, जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध से, और डी बोला है कि केवल जानवरों से। मैंने अभी आपको परिस्थिति तंत्र का डेफिनेशन बताया, वापस मैंने बोला कि जो परिस्थिति तंत्र वह व्यवस्था है, वह सिस्टम है जिसमें जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर, है ना, आपस में मिलकर एक स्वनियंत्रित प्रणाली बनाते हैं, यानी कि आपस में क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, परिस्थिति तंत्र कहलाता है। तो जो परिस्थिति तंत्र है वह जो है जैविक और अजैविक घटक से, जैविक और अजैविक घटक के अंतर संबंध से तात्पर्य है यार कि दोनों का जो रिलेशन है ना, जैसे कि जैविक घटक और अजैविक घटक जो है ना, सब क्या रहते हैं, आपस में क्या रहते हैं, एक संबंध बनाए रखते हैं ना, आपस में संबंध बनाए रखते हैं। तो वही है कि परिस्थितिक तंत्र जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना रहता है, वो है जैविक घटक और अजैविक घटक। इसको आप लोग ध्यान देना। जैविक घटक के अंतर्गत जितने भी जीवित जीव आते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, हम मनुष्य हैं, है ना, ये सब किस में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत कौन आते हैं, जितने भी निर्जीव चीज़ हैं, जैसे कि क्या है, हवा है, पानी है, मिट्टी है ना, तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब क्या है, निर्जीव घटक में आ जाता है, ठीक है। तो जैविक और अजैविक घटकों से ही मिलकर जो है हमारा इकोसिस्टम, जो हमारे परिस्थिति तंत्र जो है बनता है। इसे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है यार। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है यार। यहाँ पर पूछा है, IMP है ना ये वाला क्वेश्चन, यानी सभी क्वेश्चन IMP है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पूछा जा चुका है तो उसको मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि धान के खेत में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कौन होते हैं। चलो बताओ, उत्पादक क्या होता है। उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रहा है धान के खेत का, तो धान के खेत में जो उत्पादक कौन रहेंगे, ठीक है, धान के खेत में जो पौधा कौन रहता है, धान के पौधा रहता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमारा आंसर कौन क्या हो जाएगा, धान के पौधे हो जाएंगे, है ना, यानी कि धान के खेत में उत्पादक जो है धान के पौधे होते हैं, ठीक है। वेरी गुड, यहाँ पास आपको बना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पास हमारा अगला क्वेश्चन है यार कि प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं। तो चलो बताओ, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो रहते हैं ना, ठीक है, यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर रहते हैं वो कौन होते हैं। तो चलो बताओ, यहाँ पास ऑप्शन बोला है शाकाहारी जीव जो पौधों को खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पास बी बोला है मांसाहारी जीव, और सी बोला है मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव, और डी बोला है कोई नहीं। देखो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत होता क्या है कि जितने भी शाकाहारी जीव रहते हैं ना, जो पौधों को खाते हैं, इसको यहाँ पर रखा गया है ना, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता में यही आते हैं, ठीक है। इसे लोग थोड़ा ध्यान देना। मैंने आपको जब बता रहा था जो है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इन सबको मैं आपको अच्छे से समझा रहा था, ठीक है। वहाँ पर हम 3-4 उपभोक्ता के बारे में हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे, जाने थे, सीखे थे, है ना, चतुर्थ उपभोक्ता तक, ठीक है। और अभी देख लेते हैं, अभी इससे रिलेटेड और इधर क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे अध्याय 5 है इसको अभी तक से आप लोग नहीं पढ़े हो तो एक बार जाके देख लेना यार, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है, यहाँ से आप लोग को हर चीज़ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है ना, पोषक स्तर क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ है जिसका मतलब भी पता नहीं रहता स्टूडेंट्स को, है ना, तो यहाँ से वो लोग क्या कर जाएंगे, मिस्टेक हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है यार। पता रहेगा फिर भी आप लोग मिस्टेक कर जाओगे, ठीक है। तो एक बार अच्छे से बुक को देख लें यार, काफ़ी इजी और छोटा चैप्टर है, छोटा है ना, आप लोग इसको जाके एक बार देख लें स्टूडेंट्स, ठीक है यार। ये रिक्वेस्ट है छोटा सा, ठीक है, आप ही के लिए बोल रहा हूँ भाई, ठीक है यार, ठीक है जी। अब चलो देखो, अब हम यहाँ पर बोला है अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषक स्तर यानी कि किस ट्रॉफिक लेवल पर पाए जाते हैं। तो देखो प्राथमिक उपभोक्ता जो रहते हैं ना, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता जो रहते हैं कौन से पोषक स्तर पर पाए जाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो रहते हैं, ठीक है, उसका जो पोषक स्तर जो रहता है वो क्या रहता है, तो उसका जो द्वितीयक पोषक स्तर रहता है। इसे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो
मैं आपको बता रहा हूँ, प्राथमिक उपभोक्ता जो रहते हैं वो किस पोषक स्तर में यदि पूछा जाएगा तो प्राथमिक है ना तो द्वितीयक पोषक स्तर को ही लेना, ठीक है। प्राथमिक बोला है ना तो प्राथमिक पोषक स्तर को नहीं लेना है। जैसे यहाँ पास आपको ऑप्शन में प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ देखने को मिल रहे हैं ना, तो काफ़ी बच्चों को पता नहीं रहेगा, तो क्या इसका आंसर लेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषक स्तर यानी कि किस ट्रॉफिक लेवल पर पाए जाते हैं पूछेगा ना, तो काफ़ी लोग प्रथम को लगा देंगे। प्राथमिक उपभोक्ता बोला है तो प्रथम पोषक स्तर होगा ऐसे। लेकिन जो है प्रथम पोषक के अंतर्गत कौन आते हैं, उत्पादक आते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे रहते हैं ना वो किस में आते हैं, उत्पादक, ठीक है। उत्पादक जो है, चलो ठीक है समझ जाना, उत्पादक लिखा हूँ, ठीक है। जो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत ना, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत जो फर्स्ट जो हमारा जो है ट्रॉफिक लेवल है ना, इसके अंदर जो है उत्पादक आते हैं यानी पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है। और जो प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो है ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो है द्वितीयक पोषक स्तर में आते हैं, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान देना, द्वितीयक पोषक स्तर में कौन आते हैं, देखो द्वितीयक पोषक स्तर में जो है जितने भी वो शाकाहारी जीव रहते हैं, जो उत्पादक को खाते हैं, जो पेड़ पौधे को खाते हैं ना, वही किस में आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, ठीक है। इसे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पास हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पास ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिल सकता है, तो अच्छे से देखना और प्रैक्टिस लगाते हुए चलना यार, ठीक है। अभी हाल ही में आप लोग का त्रैमासिक एग्जाम चल रहा है ना, तो यहाँ पर ये काम देगा, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। मैं यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स का आप लोग को जैसे कि मॉडल पेपर दिया हुआ है ना, हालांकि हम लोग का त्रैमासिक एग्जाम चल रहा था, लेकिन त्रैमासिक एग्जाम में खैर इतना एकदम सरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछो ही मत। लेकिन मैं आपको जितने भी जैसे मॉडल पेपर दिया हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे देखने को मिला होगा, है ना, और पूछा भी जा रहा है, ठीक है। और मैं जितने भी क्वेश्चन है सारे जो है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था यार, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सब के सब बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। सबको अच्छे से करके जाना है। मैं जितने भी मॉडल पेपर है सबको मैं उसका आंसर भी आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। मैं इस सबको लाइव कराया करूँगा, ठीक है, आप लोग को बता दी करूँगा, ठीक है। फिर हम लोग जो है इसका जो जितने भी आंसर्स है ना, मैंने जितने भी चैप्टर्स के यहाँ पर सबको केवल IMP क्वेश्चन बस बताया था, ठीक है। काफ़ी बच्चे मेरे को बोले कि उसका आंसर भी बता देते तो थोड़ा सा सही रहता है, ऐसे करके मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो है काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है ना मैं अभ्यास के प्रश्न में कवर करा दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर केवल आप लोग का एग्जाम था, ठीक है। इसलिए कौन कौन क्वेश्चंस को पढ़े ऐसे करके काफ़ी बच्चे स्ट्रेस में थे, टेंशन में थे, तो मैंने बस केवल क्वेश्चंस को यहाँ पर बताया यार, ठीक है। तो हम लोग बाद में देख लेंगे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग जैसे देखेंगे ना, और जैसे देख चुके हैं जितने पिछले भी चैप्टर्स का सबके जितने भी मॉडल पेपर वाला क्वेश्चंस था सबको हम लोग एक बार अच्छे से रिवीजन मार लेंगे, ठीक है। और इसको तो बार बार करते ही रहेंगे, बीच बीच में आप लोग को रिवीजन कराते रहूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब त्रिमाही परीक्षा हो गए तो हम लोग 1 से 8 तक के अध्याय को ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी तो खैर मैं 8 अध्याय तक आया नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे साथ आप लोग को चैप्टर 8 को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं 6 में आया हूँ, फिर 7 को पढ़ाऊँगा, फिर 8 को पढ़ाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बड़ा चैप्टर है ना, वो लोग थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन मैं उसको जल्दी जल्दी कराने का कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है यार, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है यार कि आम के एक पेड़ पर लगभग 2234 कीड़े, 56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं, है ना। तो ऊर्जा का शंकु होगा, तो चलो बताओ ऊर्जा का जो शंकु या पिरामिड दोनों बोल सकते हैं ना, जो शंकु इस प्रकार से रहते हैं उसी को बोला है कि ऊर्जा का शंकु या पिरामिड करके। तो चलो बताओ किस प्रकार से होगा कि एक क्या है पेड़ है यार, ठीक है। एक क्या है पेड़ है जिसमें लगभग कितने कीड़े हैं, 2234। ये देखो 2234 में क्या है, कीड़े हैं, ठीक है। अब इसी पेड़ में क्या है, पेड़ ही बना देते हैं भाई ऐसा, चलो ठीक है। यहाँ पर कितने 2234 क्या है, कीड़े हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर से 56 यहाँ पर क्या है, पक्षियाँ हैं, ठीक है। ये क्या है 56 क्या है, पक्षियाँ हैं। और इसमें कितने सांप रहते हैं, तो 3 सांप रहते हैं, यहाँ पर 3 सांप रहते हैं, है ना। ये क्या है 2234 से क्या है, पक्षियाँ हैं, ठीक है। ये बस पूछा है यार तो ऊर्जा का शंकु होगा, पिरामिड क्या होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, आयताकार होगा, निश्चित नहीं है, इसको यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर ऐसा होता है जैसे कि कोई पेड़ है जहाँ पर 2234 यदि क्या है इसमें कीड़े हैं, है ना। तो 2234 कीड़े को यदि 56 पक्षियाँ खाएगा, है ना, 56 पक्षी खाएगा तो उन्हें जो है पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल पाएगा, ठीक है। ये जो है प्रजनन भी करते रहते हैं ना, जैसे कि इतने कीड़े को यदि 56 यदि पक्षी खा रहे हैं, है ना, तो वो जो है इससे भी और दुगना मात्रा में क्या कर देते हैं, अपना जो बच्चों को जन्म दे देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सर इसको यानी कि इतने कीड़े को इतने पक्षी खा रहे हैं, इतने पक्षी को इतने सांप खा रहे हैं, तो इसमें तो पेड़ में कुछ बचेगा नहीं। लोग प्रजनन भी करते हैं ना यार, ठीक है। पक्षियों को भी खा जाएगा सांप, है ना, सांप उसका अंडा को ही खा लेते हैं,
आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो ये देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो जैसे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है, कीड़े हैं, ठीक है, फिर कौन है, पक्षियाँ हैं, फिर क्या है, सांप है, ठीक है। ये इस प्रकार से डिपेंड है यार कि जैसे कि 2234 जो कीड़ा है ना, उसको जो है 56 पक्षी खा के अपना जो है ऊर्जा का क्या करते हैं, पूर्ति करता है, ठीक है, या उसको जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ठीक है, उसको यानी कि 56 पक्षी को जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जो है 2234 कीड़े खाने से प्राप्त होती है। ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हो, ऐसे ही है इसका मतलब, ठीक है। और 56 पक्षी को यदि 3 सांप खाएंगे, ठीक, तब जाके जो सांप है जीवित रहेगा और इसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा पिरामिड है जो है ना, वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो जो हमारा पिरामिड है क्या बनेगा, यह शंकु जो है कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान देना यार। चलो इसको मैं इरेजर कर देता हूँ, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा। देखो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है। एक कीड़े के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा व वयस्क। इसे मैं आपको जो है अभ्यास के प्रश्न में इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझाया था। यहाँ पर मैं आपको बताया था कि अंडा क्या होता है, लार्वा क्या होता है, प्यूपा क्या होता है, वयस्क क्या होता है, ये सबको मैं आपको अच्छे से बताया था। ये वाला को बस थोड़ा सा अभ्यास के प्रश्न में जाके थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है ना, थोड़ा सा इसका आंसर को थोड़ा देखते जाएंगे जल्दी, ठीक है। यदि उसका अंडा, लार्वा व प्यूपा अवस्था किसी अन्य जीवों के शरीर के अंदर पूरी होती है तो उनका जीवन चक्र कितने परिस्थिति तंत्र में पूरा होगा, ठीक है। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पास आपका ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। देखो यहाँ पास क्या बोला है, कोई क्या कीड़ा है, ठीक, कोई कीड़ा है जिसका जो पूरा जीवन चक्र 4 अवस्था में होती है ना, 4 अवस्था में होती है। तो कौन कौन से, अंडा, ठीक है, लार्वा, प्यूपा और क्या है, वयस्क, ठीक है। वयस्क देखो, प्यूपा मतलब होता है क्या मालूम, जैसे कि कोसा जो रहता है ना, कोसा यार जिसके अंदर कीड़ा रहता है, वो अपने पूरा बाहर को क्या कर लिए रहते हैं, घेर लिए रहते हैं और अंदर में वो सुरक्षित रहते हैं ना, तो वो क्या है, प्यूपा कहलाते हैं। फिर वयस्क होने पर वही जो कीड़ा है उसको फोड़ के जो हमारा कोसा रहता है, इसको क्या करते हैं, फोड़ के वो क्या निकल कर लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो जो प्यूपा रहता है वो एक थैला रहता है, ठीक है। और अंडा तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि कोई जो जीव है, ठीक है, उसका जब जन्म होता है तो वो क्या रहता है, अंडा के रूप में रहता है, छोटा छोटा, है ना, ऐसा है ना। इसमें और आपको अच्छे से समझा दिया था। तो देखो यहाँ पर जो है एक कीड़े का जीवन चक्र 4 अवस्था में हो रहा है, अंडा में हो रहा है, लार्वा में हो रहा है, प्यूपा में हो रहा है, वयस्क में हो रहा है। तो देखो यहाँ पर पूछा है कि ये जो है यदि उसका अंडा, लार्वा व प्यूपा अवस्था किसी अन्य जीवों के शरीर के अंदर पूरी होती है तो उसका जीवन चक्र कितने परिस्थिति के अंदर में पूरा होगा, ठीक है। यहाँ बस पूछा यार, काफ़ी बच्चे लोग इसका जो है आंसर्स में 4 ले रहे होंगे क्योंकि यहाँ बस अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क बोल रहे हैं। लेकिन देखो ये जो है ना, अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है, ये तीनों क्या है, एक अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या रहते हैं, इसके जो है जन्म के बाद है इसका जो है ग्रोथ होने का क्या रहता है, अवस्था रहता है, ठीक है। जन्म होता है, फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना विकास करते रहता है। और वयस्क होने के बाद क्या करता है, वह स्वतंत्र रूप से, जैसे कोई पक्षी का यदि अंडा है या कोई मच्छर का अंडा है ना, तो वो वयस्क होने के बाद क्या होने लगते हैं, अपने स्वतंत्र रूप से वो उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका जो बचपना रहता है समझो, ठीक है, इसका जो है छोटे से एकदम मतलब कि ये प्यूपा अवस्था में आने तक की अवस्था जो रहती है वो जो है पहला यानी कि उसका जो है पहली अवस्था कहलाता है, ठीक है। और वयस्क हो जाने के बाद ये अलग ही अवस्था में आ जाता है ना, उड़ने लगता है खुद से, है ना। ये जो है तो इस प्रकार से जो है ये जो है पूरा 2 परिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, ये कंप्लीट होता है, ठीक है यार। इसे आप ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है यार, यहाँ पर पूछा है स्टूडेंट्स, बोला है कि क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके के सारी कीट भक्षी चिड़ियाँ समाप्त कर दी जाएँ। चलो बताओ, यहाँ पर ऑप्शन ए है फसल उत्पादन बढ़ जाएगा, बी है कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, सी है दूसरे पक्षियों का जनसंख्या बढ़ जाएगी और डी है कोई असर नहीं होगा, ठीक। सारी कीट भक्षी चिड़ियाँ समाप्त हो जाएगा तो कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा यार, ठीक है। अनियंत्रित मात्रा में जो कीटे बढ़ने लगेगा, जब उसको कोई खाने वाला पक्षी ही नहीं रहेगा, ठीक है, या नहीं बचेगा, तो होगा क्या कि कीड़ों की मात्रा में वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पास हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पास पूछा है कि एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उससे बने कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं ना। इस प्रक्रिया से बना हुआ धुआं वायुमंडल में और अवशेष, राख आदि मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया है। तो चलो बताओ
ये जो पूरा प्रक्रिया किस प्रकार से कहलाएगा, जैसे कि जो गाय है घास खा रहा है, ठीक है, घास से वो क्या कर रहा है, खाने के बाद गोबर दे रहा है, ठीक है, फिर उसके हम लोग गोबर का क्या बना रहे हैं, कंडे बना रहे हैं, जिसे हम लोग ईंधन के रूप में क्या कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, धुआं भी निकल रहा है जब हम उसको जला रहे हैं, और जो धुआं है वायुमंडल में जा रहा है, ठीक है, और उसके जो कुछ अवशेष है, जो राख वगैरह रहते हैं, ठीक है, वो सबको हम लोग मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया जो है ना, ये जो संपूर्ण प्रक्रिया पदार्थों का चक्र कहलाता है यार, ठीक है। क्या है, पदार्थ है, पदार्थ जो है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा रहे हैं ना, ये क्या कहलाता है, पदार्थ के चक्र कहलाते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला तो हो नहीं सकता, खाद्य जाल भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसको कोई एक दूसरे ऐसे खाते वाते थोड़ी ना यार, इसे हम लोग तो जला वला रहे हैं ना, यानी कि एक पदार्थ जो है उसका हम लोग उपयोग दूसरे पदार्थ के रूप में इसका परिवर्तन हो रहा है ना। गोबर को हम लोग कंडे बना रहे हैं, कंडे से हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग करके उसको हम लोग जला रहे हैं, ठीक। जलाने से हमें क्या धुआं भी मिल रहा है, धुआं जो है वायुमंडल में जा रहा है, और उसका अवशेष को हम लोग राख को यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, खेतों में हम लोग डाल रहे हैं या मिट्टी में मिला रहे हैं, ठीक है। तो जो एक पदार्थ का चक्र कहलाता है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान देना। अब यहाँ पास यार हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पास पूछा है कि एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का विस्तार जलीय पौधे, छोटी मछलियों से लेकर मनुष्यों तक है, ठीक है। यहाँ एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर को प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पास पूछा है, ठीक है। तो चलो बताओ, होता क्या है कि कोई भी ट्रॉफिक लेवल रहता है, कोई भी पोषक स्तर रहता है, उसमें होता क्या है कि जब वो एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है यार, ठीक है, जैसे कि एक स्तर से वो दूसरे स्तर में क्या होगा, जाएगा, ठीक है। तो जो ऊर्जा जो रहती है बढ़ती है कि घटती है, चलो बताओ, बढ़ती जाती है, कम होती जाती है। तो सबका आंसर होना चाहिए कि जो है ऊर्जा जो है कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए में बोला है कम होती जाएगी, बी बोला है अधिक होती जाएगी, सी बोला है समान बनी रहेगी, डी बोला है कभी कम कभी अधिक होती रहेगी, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण जैसे कि एक जीव से दूसरे जीव में होता है, जैसे कि पौधा है ना, पौधे को कोई शाकाहारी जीव खाएगा, ठीक है, शाकाहारी जीव खाया, ठीक है, शाकाहारी जीव खाया, उसमें कुछ मात्रा में ऊर्जा गया, ठीक है, फिर उससे कुछ मात्रा ऊर्जा जो है दूसरे जीव में जाएगा, फिर उससे कुछ मात्रा में जो ऊर्जा है दूसरे जीव में जाता है, यानी जो ऊर्जा की मात्रा जो रहती है ना वो कम होती जाती है ना, इसे आप थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है, कम होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ बस हमारा अगला क्वेश्चन से, यहाँ के क्वेश्चन से काफ़ी बड़ा बड़ा है यार, टाइम लग रहा है, ठीक है। बस पूछा यार कि किसी बगीचे के जीवों की गणना 5567 घास, जीवों की गणना में 5567 घास के पौधे हैं, ठीक है, और 454 झाड़ियाँ हैं, ठीक है, 23 क्या है पेड़ हैं, वह 7769, ठीक है, यानी 7769 जंतु पाए गए हैं, ठीक है। इस बगीचे का कुल प्राथमिक उत्पादन होगा, सबको पता होना चाहिए कि इसका जो है कुल प्राथमिक उत्पादन क्या होगा। यहाँ पर क्या बोला है ऑप्शन में कि समस्त बगीचे के समस्त जीव, बी बोला है बगीचे के समस्त वनस्पति, सी बोला है बगीचे के समस्त जंतुओं का सम्मिलित जीव भार, ठीक है, डी बोला है केवल पास के पौधों का सम्मिलित जीव भार, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर किसको बोला है, बगीचे के जीवों की गणना, है ना। तो यहाँ पर जो है बगीचे के जो है समस्त वनस्पतियाँ आ जाएगा इसमें, ठीक है, समस्त जीव नहीं आएगा, ठीक है यार। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ और लिखना था, प्रिंट नहीं हो पाया है। बगीचे के समस्त वनस्पतियों का जो है जीव भार, ठीक है, जीव भार होगा यहाँ पर, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ बस क्या बोल रहा है, कोई बगीचा जिसमें हमारा इतने मात्रा में घास, इतना पौधा, इतना झाड़ियाँ हैं, है ना, इतने जंतु पाए जाते हैं ना, तो बगीचे के समस्त वनस्पति का यहाँ पर जो है जीव भार को ये क्या करता है, बताता है, ठीक है। यहाँ बस हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा अगला क्वेश्चन है यार यहाँ पर 12वां नंबर का, जैविक घटक कहा जाता है। चलो बताओ, जैविक और अजैविक घटक मैं आपको बताया ना, तो जैविक घटक के अंतर्गत कौन आते हैं, यानी कि जैविक यानी कि जीवित जीव, ठीक है। तो जीवित जीव में कौन कौन है, उत्पादक यानी पेड़ पौधे, उपभोक्ता यानी कि जो जीव जंतु जैसे कि हम मनुष्य हैं, जानवर है ना, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब घटक यानी जो जीवाणु रहते हैं, फफूंद रहते हैं वे, ठीक है। तो देखो आपको बता दूं कि जो है घटक में जो है हमारा घटक भी कहा जाता है, यानी कि जैविक घटक के अंतर्गत घटक भी आता है, उपभोक्ता भी आता है और उत्पादक भी आता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ हमारा आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है यार। ये आपको थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है। सभी जो क्या है, सब के सब क्या है, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखो यार यहाँ बस हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ बस पूछा है कि खाद्य श्रृंखला के उत्पादों को एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को कहा जाता है। तो चलो बताओ, खाद्य श्रृंखला के उत्पादक एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तर को क्या कहा जाता है, तो विभिन्न स्तर को क्या कहा जाता है, तो पोषक स्तर कहा जाता है, ठीक है, सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब चलो बताओ, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, मानव निर्मित यानी कि मैन मेड, जो मनुष्य ने बनाया है वो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है, वन यानी जंगल को मानव बनाते हैं क्या, नहीं बनाते, ये तो हो ही नहीं सकता।
तालाब को मनुष्य बनाते हैं क्या यार? ऐसे बनाते हैं, छोटा मोटा तालाब को बनाते हैं, लेकिन तालाब काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं ना, जो नेचुरल रूप से रहते हैं, ये जो मानव निर्मित में नहीं आएगा, ठीक है। झील जो है ये भी मानव निर्मित में नहीं आएगा, ठीक है। और जो मछली घर रहते हैं यार, मछली घर अब सभी लोग देखे होंगे, ठीक है। मछली घर में क्या रहते हैं, मछली वगैरह को रखे रहते हैं ना, ये जो होता है मानव निर्मित क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पास हमारा अगला क्वेश्चन है यार, काफ़ी सारे क्वेश्चन है क्या, अरे बाबा रे 20 क्वेश्चन है यार। चलो यहाँ पास हमारा अगला क्वेश्चन है यार, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, चलो बताओ। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो रहते हैं सौर ऊर्जा रहता है, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश रहते हैं वे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति तंत्र शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो A.G. टेंसले ने किया था, ठीक है। सबको यहाँ पर से मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रकृति को एक घास की व्यवस्था के रूप में समझने के लिए किया, तो किसने किया था, तो हमारे A.G. टेंसले वैज्ञानिक है ना, उन्होंने ही किया था। इसे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। और सर्दी है यार थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 18 बोला है, एनिमल इकोलॉजी में बात की गई है, ठीक है। ये तो किसमें कहा गया है, जैविक घटक में, बी बोला है अजैविक घटक में, सी बोला है पारिस्थितिक पिरामिड में, डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलो बताओ। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जैव घटक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एनिमल इकोलॉजी की जो बात कही गई थी वो किसके लिए कहा गया था, तो जैव घटक के लिए, यानी कि जो जीवित जीव रहते हैं ना उसके लिए कहा गया था, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारा एनिमल इकोलॉजी जो है एक पुस्तक ही था, ठीक है, पुस्तक था। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, चलो बताओ यार। ये जो हमारे पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, तो चार्ल्स एल्टन, ठीक है, टेंसले जो है वो, ठीक है, डार्विन और मेंडल। चलो बताओ इनमें से कौन हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा इकोलॉजी जो पुस्तक था ना, इसे किसने लिखा था, तो सबको मालूम होना चाहिए कि जो है चार्ल्स एल्टन जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग टेंसले को मत डाल देना, ठीक है। ये जो हमारी पुस्तक है एनिमल इकोलॉजी, ठीक, जिसमें जो है एनिमल वगैरह के बारे में अच्छे से बताया गया है, ठीक है। जिसमें जो है जितने भी जैविक घटक है, जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जितने भी जीव जंतु आते हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखा गया पुस्तक है, जिसे जो है चार्ल्स एल्टन ने लिखा था, ना कि टेंसले ने, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है यार, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर पूछा है स्टूडेंट्स कि चलो यार यहाँ पर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर का। यहाँ पर से 21 वाला क्वेश्चन ये है, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर पूछा है कि किसी परिस्थिति तंत्र में 10,000 धान के पौधे, 1,000 चूहे, ठीक है, क्या बोला कि किसी परिस्थिति तंत्र में क्या है, 10,000 धान के पौधे हैं, ठीक है, 1,000 चूहा है, 50 सांप है व 5 बाज हैं, तो इनमें से एक बाज कितने सांपों पर निर्भर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि धान है, ठीक है, धान के पौधे हैं। धान के पौधों को कौन खाता है, चूहे खाते हैं, यानी कि जो है इतने जो धान इस पर कितने चूहे निर्भर है, तो 1,000 चूहा निर्भर है, और 1,000 चूहे पर यानी चूहे को सांप खाता है, इसलिए इस पर जो है 50 सांप क्या है, 50 सांप क्या है निर्भर है 1,000 चूहों पर, ठीक है। अब देखो 50 सांप जो है उस पर जो है हमारा जो है 5 जो बाज है वो क्या है, निर्भर है, ठीक है। 50 सांप पर 5 बाज जो है वो निर्भर है। तो यहाँ पर एक बाज के लिए पूछा यार कि इसमें से एक बाज कितने सांपों पर निर्भर रहेगा, तो आप लोग 50/5 कर दो ना यार, हो तो जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 शून्य शून्य 10 आएगा यार इसका, यानी कि जो है हमारा एक जो बाज है वह कितने सांपों पर निर्भर रहेगा, तो सबका आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन ए 10, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पास हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न, यदि परिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का पिरामिड, सभी परिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, चलो बताओ। हमारे जितने भी पिरामिड होते हैं ना उसके लिए जो है ऊर्जा का जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो क्या रहता है, हमेशा सीधा रहता है ना, सीधा ही रहता है। कुछ इस प्रकार से हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो जो ऊर्जा जो एनर्जी का जो रहता है सीधा ना क्या रहता है, एक सीधा दिशा में रहता है ना, इसे आप लोग ध्यान रखना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमारा ऊर्जा का पिरामिड जो है सीधा बनता है, तो इसे आप लोग विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुल 21 यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखे। उम्मीद करूँगा आप लोगों से बना होगा सारे क्वेश्चन, और नहीं बना होगा तो आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करूंगा आप लोग इसको दोबारा नहीं भूलोगे। मैं आप लोगों से इन सभी चीज़ों का बीच में टेस्ट वगैरह लेता रहूँगा, लाइव आके पूछा करूँगा, तो आप लोग को सबको सही सही जवाब बताना रहेगा, ठीक है। लाइव का इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दिया करूँगा, ठीक है। फिर हम लोग मिल के तैयारी करेंगे, ठीक है यार, अच्छे से। अब देखो, अब चलो देखो, अब हम देख लेते हैं 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर 2 नंबर टाइप के कुछ ही क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग छोड़ना नहीं है, ना कि इसको त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी नहीं छोड़ना है, और आपको जो है आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगा ना वहाँ पर भी आपको इसको अच्छे से ही करके जाना है, इस 6 क्वेश्चन को, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। जिसमें पहला में बोला परिस्थिति तंत्र किसे कहते हैं, इसके घटकों के नाम लिखिए, 2 अंक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर आपको परिस्थिति तंत्र डेफिनेशन बताना रहेगा,
और इसके जो दो घटक रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, जैविक और अजैविक घटक। इसके यहाँ पर नाम को लिखना है यार। दूसरा क्वेश्चन जो है, किसी परिस्थिति तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है ना, जो हमारे इकोसिस्टम रहता है उसमें जो हमारे डिकम्पोजर रहते हैं, जो हमारे अपघटक रहते हैं, इसका क्या भूमिका रहती है, इसे हमें यहाँ पर बताना रहेगा। 2 अंक के लिए भी बन जाता है, ठीक है। पोषक स्तर यानी जो हमारे ट्रॉफिक लेवल है वो क्या होते हैं, 2 अंक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीव भार यानी कि जो है जो उसका जो है भार जो रहता है ना वो क्या होता है, इसको यहाँ पर बताना है। 2 अंक में ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। परिस्थिति तंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों के नाम, जैविक और अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं यार, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होती है, यानी कि ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है। तो चलो बताओ, कोई हमारे परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसी होती है, इसे हम यहाँ पर सभी देखेंगे, ठीक है, किस प्रकार से होता है उसको। सबका आंसर यहाँ पर लेकर आया हूँ, 2-3 लाइन में सबका आंसर खत्म हो जाएगा, सबको अच्छे से देख लो, ठीक है। शॉर्ट नोट से है यहाँ पास में जो भी क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन का जो आंसर से आपके गाइड वाइड में देखने को नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए रिलेटेबल, बोर्ड एग्जाम में लिखने लायक और सरल शब्दों में इसको लाने का प्रयास किया गया है, जिसे आप लोग लिख के चाहे त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक में पूछा जाएगा। त्रैमासिक अर्धवार्षिक में टीचर लोग इसको चेक करते हैं तो थोड़ा सा नौटंकी कर सकते हैं कि क्या क्या लिख दिया हो, क्योंकि टीचर लोग भी काफ़ी लोग जो रहते हैं गाइड वगैरह में भी डिपेंड रहते हैं ना, गाइड से वो लोग भी छांटे रहते हैं क्वेश्चंस वगैरह को। तो कई टीचर्स जो रहते हैं, खैर टीचर लोग खैर समझ जाते हैं, होता क्या है मालूम कि कई टीचर जो रहते हैं ना आंसर शीट को चेक करने के लिए कोई दूसरों को दे दिया रहता है, और दूसरे लोग करते क्या है, वो लोग एकदम से गाइड वगैरह को देख के क्या करते हैं, उसको आंसर को चेक करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। जो स्कूल वाले जो रहते हैं ना उन्हें अधिकतर वैसी होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। आप लोग उसके बारे में, यदि आपके क्वेश्चन में नंबर नहीं देता है, ठीक है, तो आप लोग आपको लगता है यदि त्रैमासिक परीक्षा हो चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, यदि आप सब लोग काउंट करते हो मेरे कितने अंक मिलेगा ऐसे करके, ठीक है, और यदि आपका अंक कम आता है तो आप लोग अपना आंसर शीट को देखना और अपना गलतियों की पहचानना कि कहाँ पर सब लोग गलती किए हो, ठीक है। गलती आपका रहेगा तो उसे एक्सेप्ट करना, यदि जो है चेक करने वालों से रहेगा तो उसमें आप लोग को अंक देने के लिए बोलना, ठीक है। और यदि क्वेश्चन के आंसर को यदि गलत ठहराता है तो गलत तो खैर हो ही नहीं सकता, ठीक है, उसे समझ जाएगा। यदि आप लोग ऑब्जेक्शन करोगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान में देंगे, है ना, सही आंसर है जो भी है, ठीक है। तो देखो यार, जो हमारा अब चलो सबसे हम लोग प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करें, 6 को देखते हैं फटाफट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा है यार स्टूडेंट्स, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परिस्थिति तंत्र किसे कहते हैं, इसके घटकों के नाम लिखे। तो यार देखो यहाँ पर जो हमारे परिस्थिति तंत्र है इसका छोटा सा डिफिनेशन है, जिसमें कई बार बता चुका हूँ, आप लोग को याद भी हो चुका होगा। तो देखो, जो परिस्थिति तंत्र जो है ना वह एक ऐसा व्यवस्था होती है, वह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जीवित या जैविक दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे जीवित बोलो चाहे जैविक बोलो, ठीक है। जीवित या जैविक और निर्जीव या अजैविक घटक जो है आपस में मिलकर ये जो है दोनों का मतलब एक होता है, जीवित यानी कि जैविक भी बोल सकते हो और निर्जीव को अजैविक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है परिस्थिति तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी सिस्टम है जिसमें जो है जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर एक स्वनियंत्रित प्रणाली यानी कि सेल्फ रेगुलेट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जिसे परिस्थिति तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। सिंपल से इसका डिफिनेशन है, ठीक है, इसे आप लोग याद कर लेना यार, ठीक है। जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक क्या क्या होते हैं, इसके जो घटक जो है 2 घटक से ये मिलकर बना है, जीवित घटक या जैविक घटक पहला, और दूसरा है अजैविक निर्जीव घटक या अजैविक घटक, ठीक। दूसरा तो जैविक घटक के अंदर जितने भी हमारे उत्पादक यानी पेड़ पौधे हैं वो आ जाते हैं, उपभोक्ता यानी कि जितने भी जानवर वगैरह हैं, मनुष्य इसमें भी आ जाता है, ठीक है, ये सब उपभोक्ता में आता है। और अपघटक यानी कि जो जितने भी वो फफूंद रहते हैं, जीवाणु वगैरह रहते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, अपघटक में आ जाते हैं, ठीक है। और अजैविक घटक के अंदर का जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं जैसे कि वायु है, मिट्टी है ना, जल है, प्रकाश है, ताप है, ये सब किसमें आता है, जैविक घटक में आता है। इसे आप लोग लिख देना यार, 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि किसी परिस्थिति तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है। चलो बताओ, और कोई परिस्थिति तंत्र जिसमें अपघटक यानी यानी जो डिकम्पोजर जो रहते हैं ना, यानी कि कोई मृत जैसे कि कोई जीव है उसको जो है मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, उसको सड़ाता उड़ाता रहता है, वो छोटे छोटे जीवाणु ही करते हैं ना उस काम को, तो वही है अपघटक, उसी को बोलते हैं। तो इसका जो क्या भूमिका रहती है हमारे परिस्थिति तंत्र में, इसको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर है यार, ध्यान से सुनो, जो अपघटक जो है मृत पौधे, प्राणियों तथा उनके अवशेषों को विघटित कर पोषक स्तर यानी कि पोषक तत्वों को मृदा में पुनः लौटा देते हैं, ठीक है। इस पोषक और जो है इससे पोषक चक्र जो है पूरा होता है और पर्यावरण क्या होती है, स्वच्छ रहता है। इसका आंसर इतना छोटा सा है, यानी कि जो अपघटक का काम क्या रहता है, जैसे कि जो अपघटक जो रहते हैं ना वो मृत पौधा, मृत प्राणी ऐसा है, ठीक है, और उनके अवशेषों को क्या करता है, विघटित करके उसके जो पोषक तत्व जो रहते हैं उसको मिट्टी में क्या कर देते हैं, पुनः लौटा देते हैं, है ना। और इससे होता क्या है कि पोषक चक्र जो है
पूरा होता है, ठीक है, जो हमारा पोषक चक्र जो रहता है वो पूरा होता है, ठीक है। और फिर इससे होता क्या है कि जो हमारा पर्यावरण जो रहती है स्वच्छ बनी रहती है, ठीक है। होगा क्या, उसको मिट्टी में मिला देगा, ठीक है, तो मिट्टी में मिलेगा, वो जो जगह रहेगा काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगा ना, उसके वहाँ पर सोने जाने के बाद वापस फिर से क्या होगा, घास वास पनपेगा, ठीक है, घास पनपेगा, उसमें फिर कीड़े मकोड़े आएंगे, ठीक है, उसके पत्तियों को जानवर वगैरह खाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से है इसका जो घटक है, इसका भूमिका यही है कि जो है जितने भी मृत प्राणी जीव ये सब है ना, उसको जो है विघटित कर उसको जो है मृदा यानी मिट्टी में पुनः लौटा देते हैं, और इससे जो है पोषक चक्र जो है पूरा होता है और पर्यावरण स्वच्छ बना रहता है। छोटा सा इसका आंसर से याद होना चाहिए सबका। यहाँ पर हमारा पोषक इससे यानी जो ट्रॉपिक लेवल है वो क्या होता है, इसका परिभाषा लिखे करके भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें बताना है पोषक स्तर क्या होता है, यानी कि इसका परिभाषा ही बताना रहेगा, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला में जीवों की वह स्थिति जहाँ से वे अपना भोजन एवं ऊर्जा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, पोषक स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला आप लोग को समझ में आता है ना, कि जैसे कि जिस प्रकार से जो है एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, दूसरे जीव तीसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, उसको खाते हैं, है ना। तो उसमें होता क्या है कि जो जीव है ना, तो जीवों की वह स्थिति यानी खाद्य श्रृंखला में जीवों की वह स्थिति जहाँ वे अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पोषक इसे यानी कि ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखो प्रथम पोषक स्तर या पहला पोषक स्तर इसको बोलते हैं, द्वितीयक पोषक स्तर या दूसरा पोषक स्तर, ठीक है, तृतीयक पोषक स्तर और चौथा पोषक स्तर। ये जो है 4 प्रकार के हमारा पोषक स्तर होते हैं, ठीक है। तो पहले पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं, तो उत्पादक आते हैं। इसे आप ध्यान देना, जितने पेड़ पौधे रहते हैं ना वो किस में आते हैं, प्रथम पोषक स्तर में आते हैं ना, जो उत्पादक रहते हैं वो। और द्वितीयक पोषक स्तर के अंतर्गत जितने भी शाकाहारी जो जीव रहते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और तृतीय पोषक स्तर के अंतर्गत मांसाहारी जो जीव वो आ जाते हैं, ठीक है। और चौथे पोषक स्तर के अंतर्गत उच्च स्तरीय मांसाहारी जीव आ जाते हैं ना, यानी कि जो बड़ा मांसाहारी जो जीव रहते हैं, शेर वगैरह हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, उच्च स्तरीय के मांसाहारी में आ जाते हैं, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान देना। उम्मीद करूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या बस क्या बोला था कि जहाँ से वे अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका क्या कहलाते हैं, पोषक स्तर कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो जो प्रथम पोषक स्तर के अंदर देखो जो पौधा है ना, पौधों को कौन खाते हैं, शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को उच्च मांसाहारी खाते हैं, है ना। तो इसी को जो है अलग अलग पोषक स्तरों में बांट दिया गया कि जो बांट दिया जी, है ना, कि जो उत्पादक है उसको पहला पोषक स्तर, पहला पोषक स्तर के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं यानी कि उत्पादक आते हैं उसको रखा गया है। द्वितीयक पोषक स्तर यानी कि दूसरा पोषक स्तर के अंतर्गत शाकाहारी जितने भी जीव हैं जो पौधों को खाते हैं उसको रखा गया है। तीसरा पोषक स्तर के अंतर्गत जितने भी मांसाहारी जीव हैं जो शाकाहारी जीव को खाते हैं उसको रखा गया है ना। और चौथे पोषक स्तर यानी कि उच्च स्तरीय मांसाहारी जो है जो छोटे मांसाहारी जीव को खाते हैं उसको यहाँ पर से रखा गया है, ठीक है। और इन्हीं से क्या करते हैं वो अपना जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा यार इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन से यार यहाँ पर जीव भार किसे कहते हैं, चलो बताओ। जीव भार किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी परिस्थिति तंत्र में उपस्थित सभी जीवों का कुल द्रव्यमान जीव भार कहलाता है ना। कोई परिस्थिति तंत्र है हमारा इकोसिस्टम है, उसमें उपस्थित सभी जीवों का कुल द्रव्यमान यार वही क्या कहलाता है, उसका जीव भार कहलाता है। मान लेते हैं क्या बड़ा सा जंगल है, ठीक है, बड़ा सा जंगल है, यहाँ पास बहुत सारे क्या जीव हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पास बहुत सारे, चलो समझो हिरण है या गाय है ना, हिरण गाय बहुत सारे चलो जीव है यहाँ पास है, एनिमल वगैरह है ना। अब इन सभी का जो टोटल भार रहेगा वही क्या कहलाता है, जीव भार कहलाता है, यानी जीवों का भार। तो जीव का भार तो जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे परिस्थिति तंत्र में पाए जाते हैं ना। तो किसी परिस्थिति तंत्र में उपस्थित जीवों की कुल द्रव्यमान जो है जीव भार कहलाता है, ठीक है। इसका जो कुल द्रव्यमान जो रहता है जीव भार कहलाता है, ठीक है। इसे लोग ध्यान देना। अब यहाँ बस हमारा अगला क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही हमारा डेफिनेशन से यहाँ लिया गया है कि परिस्थिति तंत्र के जैविक तथा जैविक घटकों के नाम लिखे। तो जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो जैविक घटक के अंतर्गत जितने भी जीवित जीव आते हैं वो सब आते हैं, और जैविक घटक के अंतर्गत जितने निर्जीव चीज़ें वो आते हैं ना। तो जैविक घटक यानी कि उत्पादक यानी कि पौधे, उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी मांसाहारी ये सब जीव आ जाते हैं उपभोक्ता के अंतर्गत, है ना। इसमें हम लोग मनुष्य वगैरह भी रहते हैं, जानवर वगैरह भी रहता है। अब घटक यानी कि बैक्टीरिया या फफूंद, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत जो है कौन आते हैं, जैसे कि हमारे निर्जीव जो चीज़ें हैं, जैसे कि जल है, वायु है, मृदा है, खनिज पदार्थ हैं, सूर्य का प्रकाश है, ये सब किस में आते हैं, तो निर्जीव घटक में आते हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान देना। अब देखो यार यहाँ पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, 2 अंक में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान देना। किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, चलो बताओ। किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, तो देखो हमारे इकोसिस्टम में जो ऊर्जा है उसका प्रवाह कैसे होता है उसको यहाँ पर पूछा है यार, ठीक। जो सूर्य का प्रकाश से हम लोग को मिलने वाला जो ऊर्जा रहती है ना वो किस प्रकार से होता है वही है, ठीक है। यानी कि जो हमारे ये नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो ऊर्जा जो रहती है ना, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वह किस प्रकार से फ्लो होती है, किस प्रकार से प्रवाहित होती है, उसको हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो देखो जो हमारी ऊर्जा है उसका सबसे पहला मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। ये पहला पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए और इसी को आप लोग शुरू में लिखना। ठीक है। आप लोग लिख सकते हो कि जो परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। ठीक है। फिर अगले पॉइंट में लिखना पौधे सूर्य की रोशनी से क्या बनाते हैं, अपना भोजन, यानी कि इसको ऐसे ही लिख सकते हो, जो पौधे हैं सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं, या ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे भी आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं यार। ठीक है। और फिर यह जो ऊर्जा रहती है क्रमशः किस में जाती है यार, पौधों में गया ऊर्जा तो कहाँ जाएगा, ये शाकाहारी में जाएगा। अब शाकाहारी को खाएगा कौन, मांसाहारी, तो मांसाहारी में जाएगा ये ऊर्जा है। अब मांसाहारी को जब इसका मृत्यु होगा तो अपघटक तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है ना, तो ऊर्जा का प्रवाह का सबसे पहला मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य से जो क्या है, सूर्य के प्रकाश से जो है पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बना रहे हैं। ठीक है, भोजन में बदलते हैं, जिससे क्या करते हैं वो अपना विकास करते हैं जो पेड़ पौधे हैं उसका। ठीक है। अब पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह को कौन खाते हैं, शाकाहारी जीव खाते हैं, है ना। तो ये जो सूर्य के प्रकाश से जो मिलने वाला ऊर्जा रहेगा सबसे पहले पौधों में जाता है। ठीक है, जिससे वो खाना बनाते हैं। और वहीं जो ऊर्जा रहती है वो किस में जाता है, शाकाहारी जीव में जाता है जो पौधों को खाएगा। अब शाकाहारी जीव के बाद जो ऊर्जा है मांसाहारी में जाएगा। और मांसाहारी के बाद जो उसमें उपस्थित जो ऊर्जा रहता है वो कहाँ जाएगा, तो अपघटक तक यानी डिकम्पोजर तक पहुँच जाता है। ठीक है। और देखो होता क्या है, जैसे कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा जा रहा है ना, एक जीव से दूसरे जीव में जब ऊर्जा जाता है तो हर पोषक स्तर पर जो है कुछ ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक है। हमने 10% का नियम पढ़ा था, तो 10% नियम के अनुसार एक स्तर से अगले स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही जाती है ना। यानी कि जैसे कि शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाएगा यार, ठीक है, तो शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा तो 10% ऊर्जा ही मांसाहारी प्राप्त करेगा। ठीक है। और मांसाहारी को जब अपघटक खाएंगे तो इसका जो है 10% ही इसमें जो है प्राप्त करेंगे। ठीक है, जो अपघटक है वो ऊर्जा को। ठीक है। तो यही है, कुछ इस प्रकार से सिंपल से इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही यार। हमने आज के इस क्लास में बहुत सारी चीज़ों को देखा। यहाँ से 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन बनते हैं, उतना ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पास, इन्हीं को विशेष थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, जिसे बार बार पूछा जा चुका है। यहाँ पास हमने एक नंबर के यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ना सारे जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं देखेंगे, या आपको कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, एक क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में डाल देगा और एक क्वेश्चन जो है खाली स्थान से डाल देगा। तो यही सब क्वेश्चन है उसको बना के दिए रहेगा। ठीक है, आपको थोड़ा से इस चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, किस प्रकार से रहते हैं इसको। ठीक है, यदि इसका आंसर आपको मालूम रहेगा तो चाहे वो खाली स्थान में दे, चाहे सही जोड़ी में दे, चाहे ऑब्जेक्टिव में दे, आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।